हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, जो कि आज सेकंड पार्ट है, जिसमें हम 3D आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक पार्ट हमने ले लिया जिसमें हमने 2D डिस्कस किया था, जिसमें 2D के जितने फार्मूला हैं यानी कि जो आकृति 2D के अंदर आती है, जैसे कि त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया, ये इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज हैं और उन फार्मूलाज पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हमने कल की वाली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम 3D पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 3D में कौन कौन सी आकृति आती हैं। एक आती है घन, घनाभ, ठीक है। एक आता है बेलन, शंकु, ठीक। एक होता है आपका गोला, अर्धगोला, प्रिज्म और पिरामिड। ये आकृतियाँ 3D के अंदर आती है। अब इनसे रिलेटेड हम पहले तो इनके फार्मूलाज डिस्कस करेंगे, साथ ही इनके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। ये जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी सारी एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक आता है, तो आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले घन। सबसे पहले हम घन के बारे में जान लेते हैं कि इसकी आकृति कैसी होती है। तो देखिए, ये जो घन है ये वर्ग से बनता है, यानी कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर रहती है। उसी हिसाब से घन की जो 6 भुजाएं हैं वो बराबर रहेगी। तो ये क्या हो गया, आपका घन हो गया, ठीक है। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, ठीक है। अब देखें इसके कुछ फार्मूला हैं। पहले घन का आयतन। आयतन निकालने का फार्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब, ठीक है। एक होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल याद करने के हिसाब से बता दूं, क्षेत्रफल के लिए ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर, और 6 कितने फलक थे? 6 फलक है, तो 6a स्क्वायर। ये याद करने का तरीका है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर होगा, ठीक है। एक इसमें बनता है घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a, ठीक है। एक इसमें फॉर्मूला बनता है, थर्ड नंबर का हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये हमने थर्ड। 4 फार्मूला बनता है इसका घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। इसका फार्मूला होता है अपने 4a स्क्वायर, ठीक है। और एक फार्मूला बनता है घन का एक फलक का विकर्ण, ठीक है। ये तो हो गया घन का विकर्ण, और एक फलक का विकर्ण क्या होगा? √2a, ठीक है। ये फार्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। सीधे सीधे फार्मूला से बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार और रिवाइज कर लें। आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब, यानी कि भुजा का घन। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। घन का विकर्ण होता है √3a। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर। घन का एक फलक का विकर्ण होता है √2a। इस पे बेस्ड आजकल क्वेश्चन नए तरीके से पूछे जाने लग गए। क्यों? क्योंकि ये और ये तो आपको वैसे भी याद रहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्लास में क्वेश्चंस। देखें भाई, एक घन का आयतन 27 घन सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? घन सेंटीमीटर है, घन सेंटीमीटर का आयतन दे रखा है आपको। ये क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है। भुजा का क्यूब कितना दे रखा है? 27। आपको क्या चाहिए? उसका पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल में आपको भुजा चाहिए, तो इसका क्या करेंगे? क्यूब रूट ले लेंगे। तो यहाँ से भुजा 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3 होता है। अब आपसे क्या पूछा है उसको निकाल दें आराम से। उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, यही होता है भाई। तो 6 गुणा भुजा क्या है? 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 9 × 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा।
समझ में आ गया होगा आपको कि आपको घन आयतन दिया था, आयतन से हमने भुजा निकाल ली, भुजा से हमने उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया। अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर दिया होगा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा। तो घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। ये किसके बराबर दे रखा है, 96 के बराबर दे रखा है। तो भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 96/6 क्या आ गया, 16 आ गया। यहाँ से रूट ले लेंगे, रूट लेंगे तो भुजा भुजा बराबर क्या आएगी, 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है। अब भुजा बराबर 4 दे दी तो आपको क्या चाहिए, आयतन चाहिए। आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, यही होता है भाई। तो भुजा कितनी है, 4, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो यूनिट है इसको लगाना नहीं भूलिएगा, ये ध्यान रखिएगा। कई बार ऑप्शंस में क्या होता है, आपको सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर भी दिया हुआ होता है। ठीक है, क्या आ गया, 64 आ गया। तो 64 घन सेंटीमीटर आपका घन का आयतन हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दे रखा है, एक घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो घन का विकर्ण क्या होगा। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है अपने भाई a√3, या फिर आप √3a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा, 7√3, यही आपका आंसर है बस। ठीक है, फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा इतना दिमाग लगाने की अपने को ज़रूरत थी भी नहीं, समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक घन का विकर्ण 12√3 है तो उस घन का आयतन क्या होगा। विकर्ण क्या दे रखा है आपको, 12√3 दे रखा है। विकर्ण होता क्या है, √3a होता है। तो √3a से √3 कट गया तो a बराबर क्या आ गया, 12 आ गया। अब आपसे पूछा है आयतन, आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, तो अब 12 का क्यूब करेंगे तो क्यूब आपको मैंने कल वाली क्लास में बताया था, वर्ग और घन और वर्गमूल और घनमूल आपको याद होने चाहिए। कितने तक के याद होने चाहिए, देखिए भाई, वर्ग आपको मिनिमम 40 तक के याद कर लीजिएगा और घन मिनिमम आप 20 तक के याद कर लीजिएगा। इनसे क्या होता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, बाकी कुछ नहीं है। कैलकुलेशन ईजी रहेगी, आपको टाइम कम लगेगा। आपको अगर जैसे 12 का घन याद है 1728 होता है तो आप फटाफट से कर देंगे। नहीं तो क्या करेंगे, पहले 12 का स्क्वायर तो याद होगा, 144 गुणा 12 करेंगे। अब वो मल्टीप्लाई करने में आपको क्या लगता है, टाइम लग जाता है, सबको लगता है, आपको क्या, तो क्या है वो टाइम का बचत होगा तो आपका और क्वेश्चन पे हम टाइम दे सकेंगे। समझ में आ गया। तो 1728 आयत पूछ रहा, आयतन पूछ रहा है तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब घन के 4 फार्मूला हमने देखे थे, 4-5 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस कर लिए। एडवांस लेवल के क्वेश्चंस अभी ये जब जैसे सारे फार्मूला कवर हो जाएंगे, 3D के कल हमने 2D के कवर कर दिए थे, सारे 3D के हो जाएंगे तो हम एक क्लास पूरी लेके आएंगे जिसमें हम सारे टाइप के क्वेश्चंस और एडवांस लेवल के जो होंगे वो डिस्कस एक ही क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम घनाभ के बारे में। घनाभ के भी कुछ 2-3 फार्मूले इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं सबसे पहले। और घनाभ की पहले आकृति देख लें। तो जो आयत होता है, आयत का जो बड़ा रूप कह सकते हैं, या 2 आयत या फिर एक डिब्बा हो गया या अपना बक्सा हो गया, वो क्या होता है, घनाभ की एक आकृति का होता है। क्या होता है इसमें, ए भी होता है, बी भी होता है और ये एच भी होता है, यानी कि लंबाई चौड़ाई यानी कि एल, बी और एच तीनों होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं सबसे पहले फार्मूला क्या है। सबसे पहले आता है आयतन। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, एल गुणा बी गुणा एच। एल बी एच होता है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है आयतन का फार्मूला। ठीक है, एक दूसरा फार्मूला है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपके 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है भाई, एक फार्मूला होता है विकर्ण का, यानी कि घनाभ के विकर्ण का। तो घनाभ के विकर्ण का फार्मूला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट।
ठीक है। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। एक इसमें विकर्ण पे एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये रहता है, कई बार हमको एल बी और एच दे दिया जाता है, एल बी और एच दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि कमरे या जो ये बक्सा है या घनाभ है उसमें सबसे बड़ी छड़ यानी कि सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, तो हम उसमें विकर्ण का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 16 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे बांस की लंबाई, बांस के खंभे की लंबाई क्या होगी। तो पहला क्वेश्चन ही आपसे इस लेवल का पूछ लिया। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, हमने अभी अभी डिस्कस किया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का। तो देखें एल कितना दिया हुआ है, 16, 16 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी क्या दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस एच क्या दे रखा है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे। इन सब का क्या करना है, रूट लेना है। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, ठीक, प्लस 144 प्लस 10 का 100 का रूट। ठीक है, 256 प्लस 144 400 प्लस 100 500, क्या हो गया 500। और ये क्या है, रूट में है। इसको हम लिख सकते हैं 100 गुणा 5 रूट में। 100 का तो आपका आ गया 10 बाहर और रूट 5, तो 10 रूट 5 आपका क्या हो जाएगा, इसका खंबे की लंबाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10 रूट 5 आपके खंबे की लंबाई हो जाएगी। तो आपको इसमें मेन चीज़ तो ये ध्यान रखनी थी कि जैसे अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे लंबे बांस की लंबाई क्या होगी, तो उसमें हमें विकर्ण का फॉर्मूला लगाना है। किसका लगाना है, विकर्ण का फॉर्मूला लगाना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 10 रूट 5 अपना आंसर हो गया। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, आयतन होता है L गुणा बी गुणा एच। तो L क्या होता है, क्या दे रखा है आपको 10 गुणा बी दे रखा है 5 गुणा एच दे रखा है 3, 50 दिया, 150 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो गया। घनाभ का आयतन क्या हो गया 150 वर्ग घन सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है, घनाभ की विमाएँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, एल क्या दे रखा है 2 गुणा एल क्या दे रखा है 3 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 5। समझ में आ गया होगा। तो 3 चौक 12 प्लस 4 पंजो 20 प्लस 3 पंजो 15, इसको 2 से गुणा करना, ये जोड़ा है 12 और 20 32 और 15 47 गुणा 2 94 सेंटीमीटर स्क्वायर, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया। ये क्या हो गया 47, 47 गुणा 2, 47 गुणा 2 क्या होगा 94 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये अपना घनाभ के जो 3 फार्मूला थे, 3 फार्मूला बेस हमने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अब आता है कमरा। देखिए भाई, कमरे के बारे में मैं बताऊँ, इसका एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है इसका। इसका होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये फार्मूला इसका होता है। और इसी फार्मूले पे बेस क्वेश्चंस बहुत सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कमरे की छत है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो छत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, छत तो क्या होती है अपनी चौकोर होती है, तो गुणा उसमें तो एल गुणा बी यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई रहेगी। भाई कमरा है, कमरे की छत देखो तो एक आयत के आकार की रहती है छत तो, और नीचे अगर फर्श बोल दे तो फर्श भी आयत के आकार की रहती है। ठीक है, तो कमरे का अगर चारों दीवारी का क्षेत्रफल है ये, अपने जो आसपास में 4 दीवार होती है उनका क्षेत्रफल है ये। ठीक है, और अगर आपसे छत का पूछ लिया जाए तो लंबाई गुणा चौड़ाई रहेगा, और अगर फर्श का पूछ लिया जाए तो भी लंबाई गुणा चौड़ाई रहेगा। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं कि एक आयताकार
कमरे की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है एवं 8 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? वही मैंने अभी बताया आप, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 2 गुणा लंबाई क्या है? 10 प्लस 5 गुणा 8, ठीक है। 15 दूना 30 गुणा 8 क्या हो गया? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये कमरे वाला जो क्वेश्चन है, इस पर ये वाला जो फार्मूला हमने अभी डिस्कस किया है, ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कमरे वाला ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक आता है अपना बेलन। बेलन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बेलन के अंदर क्या क्या आता है, देखिए। ये जो आकृति होती है, यानी कि ड्रम है, वो एक बेलन की आकृति का ही होता है, ठीक है। यानी कि जो ड्रम होगा वो बेलन की आकृति का होगा। इसमें क्या होएगी, एक तो ये त्रिज्या और ये आपकी होगी ऊंचाई, ठीक है। अब इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होएगा? आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि ये चारों तरफ का जो क्षेत्रफल होगा वो वक्र पृष्ठ, तो ये होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। एक होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये 3 बेसिक फार्मूले हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। और कुल पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये हो गया बेलन के 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। और इन पे बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी देखा है, 2 पाई आर एच। तो देखिए 2 गुणा 22/7, आर कितना दे रखा है आपको? 7 दे रखा है, और एच कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुणा 12 करेंगे, 12 चौक 48, हासिल 4, 12 चौक 48 और 4 52, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बेलनाकार आकार के एक बर्तन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा? ज्ञात करें। तो आयतन देखें भाई, आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो फॉर्मूले में लगाइए 22/7 गुणा, अब ये व्यास दे रखा है आपको, व्यास दे रखा 14, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास की आधी यानी कि 7 हो जाएगी। तो 7 गुणा 7 गुणा, और ऊंचाई दे रखी है आपको 25, एक 7 से एक 7 कट गया, ठीक है। 22 गुणा 7 क्या होता है? 154 गुणा 25। तो 154 गुणा 25 करना है, हम यहाँ कर लें 154 गुणा 25। 25 चौका 100, 10, 25 पंजे 125 और 10 135, 13, 25 और 13 38, ठीक है। 1 मिनट, क्या होगा? 38। तो 3850 घन सेंटीमीटर आपका इसका आंसर हो जाएगा। 3850 घन सेंटीमीटर आपका क्या हो गया? बेलन का आयतन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चंस लिए हमने, जिससे आपको फार्मूला याद हो जाए कि आयतन निकालने का या वक्र प्रश्न निकालने का या संपूर्ण प्रश्न निकालने का फार्मूला क्या होता है। हमें फार्मूला याद करने के लिए हमने ये क्वेश्चंस लिए हैं, और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस भी इसी टाइप के होंगे, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है, ठीक है। तो देखिए पहले तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। ये फार्मूला है। तो इसकी आर क्या हो जाएगी? व्यास 20 है तो आर हो गया 10, और एच क्या हो जाएगी? एच दे रखा है ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 2 गुनी, त्रिज्या क्या है? 10 है, तो ऊंचाई हो गई 20, ठीक है। अब हम निकालते हैं कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए 2 गुणा, अब ऑप्शन देख लीजिए, पाई में दे रखे तो पाई को छेड़ना ही नहीं है, गुणा 10 गुणा 10 प्लस 20, तो 20 पाई बाहर हो गया, ठीक है।
गुणा 10 गुणा 20 10 + 20 30, यानी कि 20 गुणा 30 600 और पाई का पाई, तो 600 पाई आपका क्या हो गया, इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हमने पाई को छेड़ा ही नहीं क्योंकि ऑप्शंस में पाई की वैल्यू पाई ही रख रखी है, 22/7 लेने की ज़रूरत ही नहीं रही हमें, ठीक है कि नहीं। अब देखते हैं हम खोखला बेलन। खोखला बेलन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ये जो फार्मूला है इसके सारे फार्मूला बेलन के फार्मूला बेस ही है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले इसका आयतन देखें, तो आयतन हमारा, अब अगर एक साइड में बेलन का लिख देता हूँ, बेलन का क्या होता है, πr² होता है। तो इसका क्या होगा, खोखला बेलन में देखो क्या होता है, ये बड़ा वाला है और एक इसके अंदर क्या होता है, छोटा वाला बेलन और बन रहा होता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट का ही हम यूज करते हैं या इसी की आपसे वैल्यू पूछी जाती है। तो जो आयतन पूछ रहा है ना, वो इसी का पूछ रहा है, ठीक है। किसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है। तो देखिए, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई। अब देखिए, जो बाहर वाला है ये तो होता है बड़ी आर से इसकी त्रिज्या को डिनोट करते हैं, और जो अंदर वाला है इसको छोटे वाले आर से डिनोट करते हैं। तो आयतन का फॉर्मूला क्या है, पाई बड़े आर के स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर अपॉन h। बस इतना सा होता है कि भाई बड़े आर की त्रिज्या में से, यानी कि बाहर वाले में से अगर छोटे वाले को माइनस कर दें तो ये वाली जगह बच जाएगी, ये वाली आपको ये वाली जगह ही निकालनी है कि भाई इस जगह में कितनी धातु का उपयोग किया गया है, ठीक है कि नहीं। समझ में आ गया होगा आयतन निकालने का फॉर्मूला। अब देखें इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, हमने उधर देखा बेलन का 2πr/h होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2πr + r/h। भाई यहाँ r जो है ये छोटा है, यहाँ दोनों लेने पड़ेंगे, बड़ा यानी कि बड़े वाले वृत्त का और छोटे वाले वृत्त का। ये हो गया वक्र पृष्ठ का। और एक होता है संपूर्ण, ठीक। संपूर्ण का हमने उधर फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 2πr × r + h। अब देखिए इसको क्या हो जाएगा, 2πr² + 2πrh, यही होगा अगर अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो। अब देखिए इसमें क्या होगा, 2πr², तो r² माइनस ये प्लस 2πr + r गुणा h। इसका तो ये हो गया और इसका ये हो गया। समझ में आ गया होगा। तो संपूर्ण निकालने का फॉर्मूला ये होता है, वक्र पृष्ठ निकालने का फॉर्मूला ये होता है, और आयतन निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ये हो गए खोखला बेलन के फॉर्मूलास, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जब हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, यानी कि प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तब इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आज मैं इस क्लास में इसके क्वेश्चंस एक लिया है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हम उसमें कर लेंगे। एक खोखले बेलन की आंतरिक त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और बाह्य त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो खोखले बेलन का आयतन क्या होगा। तो आयतन का हमने अभी फॉर्मूला देखा है, पाई r² - r² × h। तो पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। r का स्क्वायर यानी कि बाह्य कितना है, 28 है, तो 28 का स्क्वायर क्या होता है, 784 माइनस r यानी छोटा वाला, इसका क्या होगा 196, और h कितना दे रखा है आपको, 10 दे रखा है। 784 में से 196 माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा, ये बचेगा 588। तो हम अगले पेज पे लिख लें, 22/7 गुणा 588 गुणा 10। 7 से काटो, 7 × 8 = 56, 2 बच गया, 7 × 4 = 28। तो अपना जो मल्टीप्लिकेशन करें तो 22 × 84 कर लेते हैं, ठीक। 10 का ले लेंगे, 22 × 4 = 88, यहाँ से लगी 8, 22 × 8 = 176 और 8 184 प्लस 10 की 0 की 0, तो 18,480 जो है इस सेंटीमीटर क्यूब इस खोखले बेलन का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा 18,480, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम करेंगे प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस सेट, इसमें हमने जो आज जितने भी फार्मूलाज पढ़े हैं उन सब पे बेस क्वेश्चंस लाए हैं, जो कि आज अब हम डिस्कस करते हैं, जिससे हमारे सारे जो फार्मूला आज हमने पढ़े हैं वो
याद हो जाएँ। आज की क्लास में हम इतने ही फार्मूला डिस्कस करेंगे, बाकी फार्मूला हम कल वाली क्लास में, यानी कि जो 4-5 फार्मूला, जैसे गोला रह गया है, अर्धगोला रह गया है, शंकु रह गया है, पिरामिड रह गया है, प्रिज्म रह गया, 5 जो टॉपिक हैं, यानी कि जो आकृतियाँ हैं, उनके हम फार्मूला कल डिस्कस करेंगे, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस कल सॉल्व करेंगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट है, उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। अब देखिए भाई, आपको क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल दे रखा है। बेलन का वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 440। आपको यहाँ से क्या चाहिए, आयतन निकालना है। तो आपके पास आर तो है, एच की ज़रूरत है, तो एच निकालेंगे यहाँ से। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा एच बराबर क्या दे रखा है आपको, 440 दे रखा है। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 एच बराबर क्या है, 440 है। यहाँ से कट गया 10 बार, तो एच क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब इस एच को और इस आर को हम आयतन के फार्मूले में रखेंगे। आयतन क्या होता है, πr² होता है। तो 22/7, आर क्या है, 7 गुणा 7 गुणा एच क्या है, 10 आया है। इसे इससे काटा, 22 सत्ते 154 गुणा 10 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा ना ये, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या करा, वक्र पृष्ठ निकाला, वक्र पृष्ठ से एच निकाला, क्योंकि हमें एच चाहिए था आयतन के लिए, और आर हमारे पास दिया हुआ था। इस बेस पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर। एक घन का का पृष्ठ क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो बेलन घन का जो वक्र पृष्ठ है वो क्या होता है, 6a²। संपूर्ण पृष्ठ है ये, ठीक। तो 6a² होगा। ये किसके बराबर है, 1176 की। आपको क्या चाहिए, आयतन चाहिए। आयतन के लिए आपको a चाहिएगा, क्यों, क्योंकि आयतन होता है a³, ठीक है। अब देखिए a निकालेंगे, तो a² बराबर 1176/6। 6 से कट करें, 6 एकम 6, 5 बचा 6, ये। तो a क्या आ गया, a² क्या आ गया 196, तो a क्या आ जाएगा, 196 का रूट ले लिया 14। तो 14 का क्यूब करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको घन चाहिए। तो 14 का क्यूब क्या होता है, 2744। मैंने अभी आपको बताया था, ये आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, ठीक है। 2744 इसका आयतन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक बेलन की त्रिज्या 150% बढ़ा दी जाती है तथा इसकी ऊंचाई 20% कम कर दी जाती है, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए भाई, सबसे पहले हम माना त्रिज्या बराबर 10 और ऊंचाई बराबर भी 10, तो आयतन क्या हो जाएगा इसका, पाई गुणा आर का स्क्वायर यानी कि 100 गुणा 10 यानी कि 1000 पाई। पाई में छोड़ देते हैं इसको, क्यों, क्योंकि हमें तो परसेंटेज निकालनी है ना। तो 1000 पाई पुराने वाले बेलन का आयतन हो गया। अब नए बेलन में क्या बोल रहा है ये, कि 150% की वृद्धि होती है, यानी कि पहले 10 था, तो नई त्रिज्या क्या हो गई, 10 है। 150% क्या होता है, 15 होता है, 10 और 15 25 हो गया। और ऊंचाई पहले 10 थी, ठीक है। अब क्या है, 20% कम है, तो अब हो गई 8। तो अब आपको निकालने नई बेलन का आयतन। नए बेलन का आयतन वही पाई गुणा 25 गुणा 25 गुणा 8। तो 25 625 गुणा 8 करो मल्टीप्लाई, 8 5 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 6 48 और 2 50। तो 5000 पाई। पहले कितना था, 1000 पाई था, अब हो गया 5000 पाई। कितना बढ़ गया, 4000 पाई बढ़ गया। किससे बढ़ गया, 1000 पाई से बढ़ गया, गुणा 100। पाई से पाई कट गया, 3 0 से 3 0, 4 चौक 100, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, 400% की वृद्धि नए आयतन में हो गई है। समझ में आ गया होगा आपको। इसको आप 10-10 या 100-100, 10-10 या 100-100 मान के करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। एक्स मान के करेंगे तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो सकती है, टाइम लग सकता है। बाकी क्वेश्चन तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। मैंने न्यूमेरिकल यानी कि नंबर इसलिए मान लिया कि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। जब भी कोई वैल्यू माने, ये अपन 3D पढ़ रहे हैं यानी कि मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, हालांकि कोई भी टॉपिक पढ़े आप, लाभ हानि पढ़े, प्रतिशत पढ़े या
ब्याज पढ़े, कोई भी टॉपिक पढ़े, उसमें जो वैल्यू माने वो एक न्यूमेरिकल यानी कि ईजी से कटने वाली होनी चाहिए। जैसे 100 मान ली, 1000 मान ली, 10 मान ली, ऐसा नहीं कि 25 मान ली। अब 25 मानोगे, 25 को कट करने लगो तो बहुत ज़्यादा वैल्यू टफ हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। अब घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था, 2 गुणा LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, अब देखें अब 2 गुणा L कितना है, 90 गुणा 50 प्लस 50 गुणा 4 प्लस 90 गुणा 4। ठीक है, ये क्या हो गया, 4500 प्लस 200 प्लस 360। 45 2 47, 47 और 3 50, 5060 गुणा 2, 5060 गुणा 2, तो ये क्या हो गया 120 और 10, 10,120। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। अच्छा, ऑप्शंस आपको मीटर स्क्वायर में दे रखे हैं। ठीक है, मीटर स्क्वायर में निकाल दें इसको। तो मीटर में स्क्वायर में निकालने के लिए क्या करेंगे, 10,000 का भाग दे देंगे, तो 1.012 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन बी में कर लो चाहे से, कि 1.012 मीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, हमने कैलकुलेशन सही करी है, ऑप्शन से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा मिसटाइपिंग हो गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1.012 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर लंबे वाले एक घनाकार पात्र में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी डंडी की लंबाई क्या होगी। 20 सेंटीमीटर लंबाई आकार, ठीक, आकार वाले एक घनाकार पात्र में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी डंडी की लंबाई क्या होगी। तो मैंने इसके लिए एक बात बताई थी आपको, ये घन के आकार का है तो घन का विकर्ण निकाल देंगे। तो घन का विकर्ण क्या होता है, √3a होता है। और अगर ये घनाभाकार होता तो घनाभ का जो विकर्ण होता है वो निकाल देते। तो इसका क्या हो जाएगा √3a का 20√3 हो जाएगा, 20√3 आपका आंसर है। 20 सेंटीमीटर लंबी आकार वाले घनाकार पात्र में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी डंडी की लंबाई 20√3 हो जाएगी। क्यों, इसमें ये याद रखिएगा आपको करना क्या है, विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है घन के विकर्ण का √3a, तो 20√3 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 2 बेलनों की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात में है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए भाई, पाई r1² h1 अनुपात पाई r2² h2। देखिए, ये r1 है, ये r2 है, ये h1 है, ये h2 है। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक, सीधा सीधा पाई से पाई कट कर दो, कुछ लेना देना नहीं है। पाई r1 का स्क्वायर, r1 कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 गुणा h1 कितना है 5 अनुपात r2 कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 गुणा h2 कितना है 3, 3 का 3, तो 20:27। बस यही आपका आंसर है। इसमें इतना घूमने की और परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पाई r1² h1 अनुपात पाई r2² h2, ये हमारा फॉर्मूला। पाई से पाई काट दूंगी, पाई तो वैसे भी कट हो जाएगा, अनुपात पूछ रहा है क्योंकि कॉमन है तो कट हो जाएगा। r1 का स्क्वायर, r1 क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4 गुणा x लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें आप सीधे सीधे भी इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपका आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। सही, 20:27 आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, एक घन का आयतन 5832 घन सेंटीमीटर है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन क्या है, आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। ये कितना दे रखा है 5832 दे रखा है, तो यहाँ से क्यूब रूट निकालें। तो देखो भाई, मुझे याद है, आपको याद कर लीजिएगा, मैंने आपको 4-5 बार बोल दिया। ये क्यूब होता है 18 का, 18 का क्यूब होता है, तो भुजा क्या आ गई 18 आ गई। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणा
18 का स्क्वायर क्या होता है 324, तो 6 गुणा 324 करना है, कर लीजिए। 6 चौको 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 1 6 ती 18 और 1 19, 1944 आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए। पहला घन देखिए, इसकी एक भुजा है 6, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, क्योंकि पिघलाया जाएगा तो आयतन पिघलेगा। भुजा क्यूब यानी कि 6 का क्यूब, 6 का क्यूब क्या होता है 216। दूसरा घन देखिए 8 का क्यूब क्या होता है 512। तीसरा घन देखिए 10 का क्यूब यानी कि 1000। ठीक है, ये 3 घन है, तीनों घनों का हम आयतन जोड़ देते हैं। आयतन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 2 8, 1 और 1 2, 2 और 5 7 और 1 2728। अब ये किसके बराबर है, तीसरा कोई घन है उसके आयतन के बराबर हो जाएगा, राइट। तो इसका क्यूब रूट ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगी भुजा, भुजा बराबर आ जाएगी आपकी 27 और 28 किसका होता है 12 का, तो 12 आपका आंसर हो गया। ये कैसे किया, देखिए भाई, घनाभ के अंदर अगर आयतन के अंदर अगर किसी एक आकृति को पिघलाकर दूसरी बनाई जाती है तो उसमें आयतन पिघलता है। क्या पिघलता है, आयतन। तो जो भी आपको नंबर दे रखा हो यानी कि फिगर दे रखी है जैसे 6 सेंटीमीटर, 8 या 10 सेंटीमीटर, इन सब का आयतन निकालेंगे और उन सब आयतनों को जोड़ देंगे तो एक कॉमन आयतन हो गया। यानी कि एक बाल्टी में 5 लीटर पानी है, दूसरी में 5 लीटर है, तीसरी में 8 लीटर है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 18 लीटर हो गया। अब एक बाल्टी में कितना लीटर हो गया पानी, 18 लीटर हो गया। ठीक है, तो हमने भी वही निकाला है। तो आपको क्या चाहिए थी, इसमें भुजा चाहिए थी, इसलिए हमने भुजा निकाली, क्या आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है सेंटीमीटर है, तो घन के किनारे की लंबाई क्या होगी। विकर्ण क्या होता है घन का, √3a होता है। ये कितना दे रखा है 6√3 दे रखा है, तो √3 से √3 कट गया, a बराबर क्या आ गया 6। अब क्या बोल रहा है, किनारे की लंबाई पूछ रहा है, दिमाग नहीं लगाना अपने को, भुजा की लंबाई पूछ रहा है, क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अगर यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 6 गुणा a² कर देते। आपसे आयतन पूछ लिया जाता तो a³ कर देते, है ना, समझ में आ गया होगा। आपसे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ लिया जाता 4a² कर देते। ठीक, ये जितना भी करना चाहता आपके पास a है, कुछ भी पूछ लेता आप निकाल सकते थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 7 मीटर, 4 मीटर और 9 मीटर है। कमरे की दीवार को और छत को 7.5 वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी करने का खर्च क्या हो। देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करें, इस क्वेश्चन को पढ़ें और आप आइडिया लगाएं कि इसमें क्या पूछा है। हमसे पूछा है कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि इस पर पेंट करना है, सफ़ेदी करवानी है ना, और एक छत पे पेंट करना है। तो मैंने आपको जब ये पढ़ाया था तो आपको एक बात बताई थी, चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और एक होता है छत का या आपकी फर्श का, क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है। तो इन दोनों को क्या, आपको ये तीनों साइज़ तो दे रखिए, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले आप चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए और करिए। तो 2 गुणा लंबाई दे रखी है आपको 7 और 4 और 9। ठीक, तो 7 प्लस 4 गुणा 9, तो 7 4 11 गुणा 2 22 गुणा 9। ठीक, 22 कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, गुणा 9 198 हो गया। ठीक है, और अब एक आपसे छत का क्षेत्रफल और निकालेंगे। छत क्या है 7 गुणा 4, 7 चौको 28। अब 198 और 28 दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल आ जाएगा चारों दीवारों का और छत का। ठीक है, तो जोड़ दीजिए, 8 8 16, 1 9 2 11 और 1 12 और 226। 226 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका, सॉरी मीटर स्क्वायर आ गया, आपको मीटर में दिया। ठीक है, अब आपको 7.5 रुपये की दर से कटता है, तो 226 का 7.5 रुपये 1 मीटर स्क्वायर की दर से आपका पैसा लगेगा। तो 226 के लिए कितना लगेगा, 226 गुणा 7.5 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगले पेज पर कर लेते हैं, 226 गुणा 75 कर लेते हैं, पॉइंट बाद में लगा देंगे। 6 पंजो 30, 6 5 दूनी 10 और 3 13, 1 10 और 1 11, 7 6 42, 7 दूनी 14 और 4
18, हाथ से लगे 1, 7 और 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 0, 5, 9, 16, 950, ठीक है, 16, 950। अब आपसे ये क्या है 7.5 है, तो यहाँ से पॉइंट लगा देंगे, 0 हट जाएगी, तो 1695 रुपये आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, 1695 आपका आंसर हो गया। ये हमें याद रखने की ज़रूरत है कि कमरे की चारों दीवारों का नहीं पूछा इसने, कमरे की चारों दीवारों का और ऊपर जो छत है उसका भी पेंट करवा रहा है, तो उसका भी जोड़ना पड़ेगा। अपन ने सॉल्व कर दिया, आसानी से आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ में आज की हमारी क्लास यहीं कंप्लीट हो जाती है। फिर हम कल जो बचे हुए आकृति हैं, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, शंकु हो गया, प्रिज्म हो गया और पिरामिड हो गया, ये 5 आकृति वाले क्वेश्चंस बचे हैं, उनके फार्मूला कल वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप सभी से एक बात बोल दूं कि अपन इस चैनल पर ये मैथ्स की क्लासेज हैं जो 0 लेवल से स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें हम पहले फार्मूला पढ़ते हैं और उसके क्वेश्चंस करते हैं। तो अपने अन्य साथियों के साथ में चैनल को शेयर करिएगा, और अभी तक आपने क्लासेज या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी टाइप की क्लासेस बेसिक टू एडवांस लेवल की इसी चैनल पर मिलती हैं और हमारी क्लासेस रेगुलर रहती हैं। इससे पहले भी हमने पटवारी की क्लासेस ली थी। अगर राजस्थान की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमने अभी मॉडल पेपर करवाए थे 4th ग्रेड के, तो उनमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो मैच हुए थे एग्ज़ाम में। तो आप विश्वास करिए और क्लासेस रेगुलर रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।